Hey everyone, welcome to EduQuest Vision। आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज SOC 101 Introduction to Sociology। So as you can see, this course is included in almost every graduation program offered by Virtual University। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी। Sociology is the systematic and scientific study of human behavior, social groups and society। तो यहाँ बेसिकली हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सोसाइटी पे इम्पेक्ट करता है और किस तरीके से सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर पे असरअंदाज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल ग्रुप्स के बारे में जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन रेस, बेस्ड ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट सोसाइटी इटसेल्फ। ठीक है, तो सोसाइटी किस तरीके से फॉर्म होती है, किस तरीके से सोसाइटी रन होती है, दैट वी विल डिस्कस इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी। बेसिकली सोशियोलॉजी चार पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है नज़रिया। तो चार तरह के नज़रिए हैं जो सोशियोलॉजी को फॉर्म करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव की। तो बेसिकली इन दिस पर्सपेक्टिव हम सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जिसमें डिफरेंट पार्ट्स अपना डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ताकि एक बॉडी जो है वो परफॉर्म कर सके या फंक्शन में रह सके। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके पार्ट्स होते हैं फैमिली, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन। ठीक है, तो ये सब मिल के एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये सब मिल के जो है सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं और सोसाइटी को फंक्शनिंग रखते हैं। ठीक है, ईच पार्ट हैज़ अ रोल और फंक्शन दैट हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर एंड बैलेंस। तो बेसिकली हर पार्ट की एक अपना एक रोल होता है, एक फंक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि एक ऑर्डर को और बैलेंस को रखने में मदद देता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल को आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी कह सकते हो, जहाँ हम बात करते हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट की और सोसाइटी को रन करने की। ठीक है, सेकंड पर्सपेक्टिव है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव व्यूज सोसाइटी एज अ प्लेस वेयर ग्रुप्स compete for power and resources। It emphasizes inequality, highlighting how certain groups have more power and control, leading to conflicts between the rich and poor or different social classes। तो इस पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं बेसिकली इनइक्वालिटी की और किस तरीके से सोसाइटी का एक यूनिट जो है वो पावर और रिसोर्सेज पे कंट्रोल करता है और दूसरा यूनिट इस वजह से सरवाइव करता है। बेसिकली यहाँ हम बात करते हैं इनजस्टिस की कि माशरे में किस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और किस तरीके से अनइक्वल यूनिट्स जो है सोसाइटी में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं दिस इज़ समथिंग नेगेटिव पर्सपेक्टिव। इसी से रिलेटेड एक और पर्सपेक्टिव है हमारे पास विच इज़ फेमिनिज्म, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इनइक्वालिटी रिगार्डिंग जेंडर्स। तो जेंडर बेसिस पे जो इनइक्वालिटी होती है, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल में मेल का कैरेक्टर हमारे सोसाइटी में ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और वुमेन को मोस्टली एजुकेशन बेसिस पे और पावर बेसिस पे डिग्रेड किया जाता है कंपेयर टू मेन। सो बेसिकली इस पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल डिस्क्रिमिनेशन की, कि किस तरीके से फीमेल्स सरवाइव करती हैं हमारी सोसाइटी में। Lastly, we have symbolic interactionism. This perspective examines how people interact with each other in daily life, focusing on the meanings and symbols like languages, gestures, or objects that people create and use to communicate. It emphasizes the small everyday interaction that build up our social world। तो इस पर्सपेक्टिव में हम एग्जामिन करते हैं कि लोग किस तरीके से डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और किस तरीके से वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल्स का मतलब होता है हर वो वर्ड जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए या एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और हर वो जेस्चर्स जिस तरीके से हाई फाइव, हैंड शेक्स वगैरह या ग्रीटिंग्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उन सब के बारे में हम बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में। और बेसिकली ये पर्सपेक्टिव हाईलाइट करता है हमारे डेली लाइफ में जो इंटरेक्शंस होते हैं उसको।
तो अब हम चलते हैं अपनी कोर्स की तरफ। सबसे पहला चैप्टर हमारा है द ओरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड द टॉपिक वन इज मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी. So it says sociology is the systematic and scientific study of human behavior, social groups and society. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसी रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स हैं. सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस को जो शेप करती हैं हमारी डेली लाइफ, हमारा बिहेवियर और हमारी social values, and delve into how we can create those social structures and institutions. और हमें बताते हैं किस तरीके से हम एक सोशल स्ट्रक्चर परफॉर्म कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को बेहतर बना सकें या उनकी खामियां बता सकें. ओके. सो सोशियोलॉजी इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन. मींस कि सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं. एकेडमिक मींस कि ऐसी चीज़ जो हम स्टडी कर सकते हैं. बट दिस डजंट मीन दैट इट इज़ सिंपली अ थिंग टू बी स्टडीड. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जैसे एक चीज़ है पढ़ने की. सोशियोलॉजी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ थिंग लिव्ड. सोशियोलॉजी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदा रहती है या आप कह सकते हैं एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. Perhaps sociologist Peter Berger rightly said when he wrote, sociology is not a practice but an attempt to understand. इसमें बताया गया है कि एक सोशियोलॉजिस्ट है पीटर बर्गर जिसने बिल्कुल सही कहा है कि सोशियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, ना कि जस्ट प्रैक्टिस करने की. दिस रिक्वायर्स दैट सोशियोलॉजिस्ट डील विद एवरीडे इवेंट्स अ लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम द वे पीपल डू. तो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों से हट के हर इवेंट्स को देखे और उस पर रिसर्च करे और उसे स्टडी करे. ठीक है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स अस विद द टूल टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट सोशल फिनोमेना. बेसिकली सोशियोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है वो टूल्स जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं या इंटरप्रेट मींस ट्रांसलेट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं सोशल फिनोमेना को, कि किस तरीके से एक सोशल फिनोमेना परफॉर्म होता है. सोशियोलॉजी कैन बी यूज्ड टू एड्रेस सोशल इश्यूज एंड प्रमोट सोशल चेंज. तो सोशियोलॉजी में बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं. एक तो हम एड्रेस करते हैं सोशल इश्यूज़ को, किस तरीके से सोशल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, एंड देन वी प्रमोट सोशल चेंज. तो उसके बाद हम चेंज को प्रमोट करते हैं कि जिससे हम वो सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें. इट इज़ अ ब्रॉड एंड डाइवर्स फील्ड दैट कवर्स अ रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड अप्रोचेस. मतलब सोशियोलॉजी एक वसी और इस मैदान की तरह है जहाँ बहुत सारे मौज़ूआत और नुक्ता नज़र के बारे में बात करते हैं. सोशियोलॉजी इज़ रेलेवेंट टू आवर एवरीडे लाइफ्स एंड द वर्ल्ड वी लिव इन. इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उस दुनिया से मुताल्लिक है जिसमें हम रहते हैं. टॉपिक टू साइंटिफिक थिंकिंग वर्सेस ट्रेडिशन. यहाँ हम बेसिकली बात करेंगे साइंसी और रिवायती सोच के फ़र्क के बारे में. The scientific revolution in the 17th century paved the way for a new approach to understanding the world. 17th century से पहले मोस्टली क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में इस तरह डोमिनेट करती थी कि सोसाइटी के हर छोटे बड़े फैसले मज़हब के मुताबिक किए जाते थे, जिसकी वजह से चर्च का असर और रसूख हर मामलात में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और हर मसले के लिए हल रिवायती अंदाज में निकाला जाता था. लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों को दुनिया को समझने का एक नया रास्ता दिखाया. The scientific method emphasized empirical evidence and systematic observation. इसमें जोर दिया गया है ऐसे सबूतों और मुशाहिदे पर जिनकी हम अपने सेंसेस के ज़रिए तस्दीक कर सकते हैं या जिन्हें हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं. दिस अप्रोच चैलेंज्ड ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड अथॉरिटी. इस नुक्ता नज़र ने रवायती अकायद और इख्तियार को चैलेंज किया. यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स की बात हो रही है बेसिकली ये वो अकायद होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं. It led to the development of new fields of study, including sociology. इसकी वजह से सोशियोलॉजी समेत मुताले के कई नए शुबों की तरक्की हुई. Sociology emerged as a response to the social changes and challenges to the modern era. सोशियोलॉजी जदीद दौर की समाजी तब्दीलियों और चैलेंजेस के रद्द-ए-अमल के तौर पर उभरी. It sought to apply the scientific method to the study of social phenomena. इसने सोशल फिनोमेना के मुताले पर साइंसी तरीक़ेकार को लागू करने की कोशिश की.
Sociology aimed to provide a rational and systematic understanding of society and human behavior. सोशियोलॉजी का मकसद माशरे और इंसानी रवैये की अक्ली और मनज़्ज़म तफ़हीम फ़राहम करना था. It challenged traditional ways of thinking and offered new insight into the social world. इसने रवायती तरीक़ों को चैलेंज किया और पेश किया एक नई सोच को इन द सोशल वर्ल्ड. ओके गाइस, नेक्स्ट बात की गई है कुछ मेजर सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने सोशियोलॉजी की बुनियाद रखी. तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक 3 में इस सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे. ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था. सो ही वाज बोर्न इन 1798 and died in 1857. According to Bloomberg 1974, Auguste Comte was born into an aristocratic Catholic family in France. So Bloomberg के मुताबिक ऑगस्ट कॉम्टे एक बुजुर्ग कैथोलिक खानदान में पैदा हुए in France. He studied science for many years and was the private secretary and collaborator of Claude Henry de Saint-Simon. उसने साइंस की तालीम हासिल की और कई सालों तक क्लॉड हेनरी के प्राइवेट सेक्रेटरी और साथी रहे. Who emphasized an observation-based positivist social scientific method, जिन्होंने मुशाहिदे पर मबनी मुस्बत समाजी साइंसी तरीक़ेकार पर जोर दिया. Comte elaborated a positive philosophy for the study of humanity and won renown for coining the term sociology, a word designed to capture his belief that a social physics, a science that would emulate the natural sciences, could discover laws explaining society. कॉम्टे ने इंसानियत के मुताले के लिए एक पॉजिटिव फ़िलासफ़ी की वजाहत की और सोशियोलॉजी की इस्तिलाह तैयार करने के लिए शोहरत हासिल की, जो उस अकीदे को हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था. सोशल फ़िज़िक्स एक साइंस जो नेचुरल साइंसेस की तकलीद करती है, माशरे की वजाहत करने वाले कवानीन को भी दरियाफ्त कर सकती है. सो इट मीन्स कॉम्टे ने बेसिकली सोशियोलॉजी टर्म को इन्वेंट किया था, जिसका मतलब ये था कि एक ऐसी सोशल फिज़िक्स है जो कि नेचुरल साइंसेस की तरह लॉज डिफ़ाइन कर सकती है सोसाइटी के बारे में भी. तो बेसिकली फ़र्स्ट टाइम कॉम्टे ने ही सोशियोलॉजी के टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. इसके थ्रू आप सोसाइटी के लॉज वगैरह डिस्कवर कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ सोशल फिज़िक्स. फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी. इन कॉम्टे's व्यू, sociology would focus only on observable data. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है गैर जानबदार. एक सोशियोलॉजिस्ट को गैर जानबदार होना चाहिए. कॉम्टे के मुताबिक सोशियोलॉजी सिर्फ फोकस करेगी ऑब्जर्वेबल डाटा पे एंड अप्रोच इट्स सब्जेक्ट मैटर विद द सेम ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी, और अप्रोच करेगी अपने सब्जेक्ट मैटर को विद द सेम ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल गैर जानबदारी के साथ. इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है मारूजियात, इम्पार्शियलिटी का मतलब है गैर जानबदारी. इन द सेम सिस्टमेटिक अटेंशन टू प्रोसेसेस एंड कॉजेस, और सेम सिस्टमेटिक अटेंशन रखेगी अमल और असबाब पर. प्रोसेस किसी भी अमल को कहते हैं, एंड कॉजेस असबाब को. दैट फिज़िकल साइंटिस्ट यूज, जो कि फ़िज़िकल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. फ़िज़िकल साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो जिस्म के बारे में मुतालिया करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजिस्ट डू इन स्टडिंग प्लांट्स. मिसाल के तौर पे बायोलॉजिस्ट जब प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो वो इसी फिनोमेना को यूज़ करते हैं. वी डोंट एक्सपेक्ट द बायोलॉजिस्ट एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट लाइफ टू बी इम्पेक्टेड बाय हिज और हर वैल्यूज़ और सोशल बैकग्राउंड. तो हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि बायोलॉजिस्ट का एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जो है, जो उसके तजर्बे हैं प्लांट लाइफ के बारे में, उस पर कोई भी असर हो उसकी अपनी वैल्यूज़ से, जो कि उसकी अपनी सोच है, या उसके सोशल बैकग्राउंड से, जो उसका समाजी पस मंज़र है. एंड सो टू कॉम्टे बिलीव दैट सोशल लाइफ कुड बी सिमिलरली स्टडी. कॉम्टे के मुताबिक सोशल लाइफ को इसी तरह से स्टडी किया जा सकता है. पॉजिटिविज्म मीन्स मुस्बतियत. Applying the scientific method to the social world, a process known as positivism. ये हमें positivism की definition दी गई है, जिसमें कहा गया है कि साइंसी तरीक़ेकार को समाजी दुनिया पर लागू करना एक ऐसा अमल है जिसे हम positivism कहते हैं. Apparently was first proposed by Auguste Comte.
ज़ाहिर इसे सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने तजवीज़ किया था। Reflecting on the upheavals of the French Revolution and on the changes फ्रांसीसी इनकलाब की हलचल और तब्दीलियों पर गौर करते हुए he experienced उसने तजर्बा किया when he moved to Paris जब वो पेरिस मूव हुआ from the small town in which he had grown up एक छोटे से कस्बे से जहाँ वो पला बड़ा Comte became interested in what holds society together कोम्टे को इस बात में दिलचस्पी पैदा हुई कि माशरे को किस चीज़ ने इकट्ठा कर रखा है He began to ask what creates social order instead of anarchy or chaos. उसने पूछना शुरू किया कि समाजी नज़्म ज़ब्त कैसे पैदा होता है इंस्टेड ऑफ अनारकी और chaos बजाय इंतशार और अफरा तफरी के तो अनारकी मीन्स इंतशार और chaos का मतलब है अफरा तफरी and once society does become set on a particular course और जब सोसाइटी एक रास्ते पर चलना शुरू करती है what causes it to change तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसका रास्ता तब्दील कर देती है He wondered. Comte decided that the scientific method was the key to answering such questions. Comte ने फैसला किया कि scientific method ही इन questions का आंसर दे सकते हैं Just as the scientific method had revealed the law of gravity जैसे कि साइंसी तरीक़ेकार ने law of gravity का इंकशाफ किया So too it would undercover the laws that underlie society. ऐसे ही ये उन कवानीन को भी बेनकाब करेगा जो माशरे को ज़ेर करते हैं Comte called this new science sociology. Comte ने इस new science को sociology का नाम दिया the study of society माशरे का मुतालिया करना from the Greek word logos जो कि एक यूनानी वर्ड लोगोस से लिया गया है जिसका मतलब है मुतालिया करना एंड द लैटिन वर्ड और एक लातीनी वर्ड सोशियस से लिया गया है जिसका मतलब है कंपेनियन और साथी और बीइंग विद अदर्स या किसी के साथ रहना द पर्पस ऑफ दिस न्यू साइंस इस न्यू साइंस का पर्पस ये था ही सेड उसने कहा वुड नॉट ओनली बी डिस्कवर सोशल प्रिंसिपल्स ना कि जस्ट समाजी उसूलों को दरियाफ्त करना बट ऑल्सो टू अप्लाई दैम बल्कि उन्हें लागू करना टू सोशल रिफॉर्म्स के लिए सोशल रिफॉर्म्स का मतलब है माशरे में जारी गलत रिवायात को तब्दील करना कॉम्टे डेवलप्ड अ ग्रैंडियोस व्यू कॉम्टे ने दरियाफ्त किया एक अजीम नज़रिया सोशियोलॉजिस्ट वुड रिफॉर्म द इंटायर सोसाइटी सोशियोलॉजिस्ट पूरे माशरे की इस्लाह करेंगे मेकिंग इट अ बेटर प्लेस टू लिव और उसे रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक and that is law of three stages. Comte viewed sociology as the product of a three-stage historical development. Comte ने समाजियात को तीन मराहिल की तारीखी तरक्की के पैदावार के तौर पर देखा During the earliest, the theological stage, from the beginning of human history to the end of the European Middle Ages, about 1350 CE. इंसानी तारीख़ के आगाज़ से लेकर यूरोपियन मिडल एजेस के इख्तिताम तक 1350 CE, people took a religious view that God's will is expressed through society. लोगों ने एक मजहबी नुक्ता नज़र लिया कि खुदा की मर्ज़ी का इजहार माशरे के ज़रिए किया जाता है With the rise of the Renaissance in the 15th century, the theological approach gave way to a metaphysical stage of history in which people perceived society as a natural rather than a supernatural system. 15वीं सदी में निशात सानिया के उरूज के साथ मजहबी नुक्ता नज़र ने तारीख़ के एक माबदुल तबियाती मरहले को रास्ता दिया जिसमें लोग माशरे को माफूकुल फितरत निज़ाम के बजाय फितरी समझते थे What Comte called the scientific stage of history began with the work of early scientists such as the Polish astronomer Copernicus 1473 to 1543, the Italian astronomer and physicist Galileo 1564 to 1642, and the English physicist and mathematician Isaac Newton
1642 to 1727. Comte's contribution came in applying the scientific approach to the study of society, which was first used to study the physical world. तो यहाँ बेसिकली हमें ये बताया गया है कि 15th सेंचुरी के चंद शोहरत याफ्ता साइंसदानों के काम से तारीख़ के साइंसी मरहले का आगाज़ हुआ। तो बेसिकली ऑगस्ट कॉम्टे ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी की बुनियाद रखी, जिसकी वजह थी उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त के हालात पर गहरी नज़र रखना। वो रिलीजियस फैमिली से होते हुए भी साइंसी सोच के हामी बने और मुस्बत फ़लसफ़े के ख़्याल के साथ सामने आए, जिसके तहत माशरे के उसूलों को साइंस के थ्रू डिफ़ाइन किया जा सकता है। Topic 4. Herbert Spencer and Social Darwinism, 1820 to 1903. Spencer was born on 27 April 1820 in England. Spencer 27 April 1820 को इंग्लैंड में पैदा हुए. He is popularly known as the British Aristotle and often called the second founding father of sociology. वो बरतानवी अरस्तु के नाम से मशहूर हैं और अक्सर उन्हें सोशियोलॉजी के दूसरे बानी के तौर पर जाना जाता है. The succeeding writers were highly influenced from his thoughts. उनके बाद आने वाले मुसन्निफ उनके ख़यालात से बहुत मुतासिर हुए. The name of Spencer cannot be separated from the birth of sociology in England. इंग्लैंड में सोशियोलॉजी की बुनियाद से उनका नाम अलग नहीं किया जा सकता. He can be thought in terms of original and independent thinker. उन्हें एक असल और आज़ाद मुफक्किर की हैसियत से जाना जा सकता है. His contributions in the field of knowledge like philosophy, biology, psychology, anthropology and sociology are manifold. उन्होंने सोशियोलॉजी के अलावा कई और शोबों में भी नुमाया काम किया. Following are some of the important books written by Herbert Spencer. नेक्स्ट यहाँ उनकी कुछ तहरीरों का भी जिक्र है, जैसे कि सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इन 3 volumes, एंड द मैन वर्सेस द स्टेट. Spencer's evolution theory and sociology. Societies go through a natural evolution, he said, evolving from lower barbarian to higher civilized forms. Societies एक कुदरती तरक्की से गुजरती हैं, उसने कहा, जो कि कमतर वहशी से लेकर आला तहजीब याफ्ता शक्ल में तब्दील होती हैं. This natural process improves societies. ये कुदरती अमल सोसाइटीज़ को बेहतर बनाता है. As generations pass, the most capable and intelligent, the fittest members of a society survive, while the less capable die out. जैसे जैसे नस्लें गुजरती हैं, सबसे काबिल और ज़हीन, the fittest मतलब मौजू, लोग ही सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं, जबकि कम काबिल मारे जाते हैं. The fittest members will produce a more advanced society, unless misguided do-gooders get in the way and help the less fit, the lower class survive. Spencer called this principle the survival of the fittest. Fittest members एक ज़्यादा तरक्की याफ्ता सोसाइटी तैयार करते हैं, अगर वो गुमराह ना हो और कम काबिल लोगों को सर्वाइव करने में मदद ना करें. स्पेंसर ने इस उसूल को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा. Although Spencer coined this phrase, it usually is attributed to his contemporary Charles Darwin, who proposed that organisms evolve over time as they adapt to their environment. हालांकि स्पेंसर ने यह जुमला तैयार किया, लेकिन आम तौर पर इसे उसके हम असर चार्ल्स डार्विन से मंसूब किया जाता है, जिसने कहा कि ऑर्गेनिज्म मतलब हयातियात वक्त के साथ ख़ुद को माहौल के हिसाब से तब्दील करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें. Spencer and social Darwinism. Where Darwin refers to the evolution of organisms, Spencer refers to the evolution of societies. जहाँ डार्विन ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन की बात करता है, स्पेंसर सोसाइटीज़ की एवोल्यूशन की बात करता है. Because Darwin is better known, Spencer's idea is called social Darwinism.
क्योंकि डार्विन ज़्यादा मशहूर हैं, इसीलिए स्पेंसर के आइडिया को सोशल डार्विनिज्म कहा जाता है। If fame had gone the other way, we might be speaking of biological Spencerism. अगर मशहूर होने का सिलसिला उल्टा होता तो शायद हम बायोलॉजिकल स्पेंसरिज्म के बारे में बात कर रहे होते। Spencer's idea that it was wrong to help the poor offended many. स्पेंसर का ये ख्याल कि गरीबों की मदद करना गलत है, इसने बहुत से लोगों को नाराज़ किया। Many wealthy businessmen of the time, however, liked the concept of the survival of the fittest. लेकिन उस वक्त के बहुत से अमीर बिजनेसमैन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को पसंद किया। दे सॉ देमसेल्व्स एज द फिटेस्ट। उन्होंने अपने आप को द फिटेस्ट देखा एंड देयरफॉर सुपीरियर, और इसीलिए खुद को सुपीरियर समझा। I'm sure that Spencer's views also helped some of them avoid feeling guilty for living like royalty while people around them went hungry. मुझे लगता है कि स्पेंसर के नज़रियात ने कुछ लोगों को ये भी मदद दी कि वो रॉयल या शाही ज़िंदगी जीने के बावजूद गिल्टी ना महसूस करें जबकि उनके इर्द गिर्द लोग भूखे रहें। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, अखलाकियात और सियासत। According to Spencer, moral law was derived from individuals, yet good and evil are determined by God. स्पेंसर के मुताबिक इखलाकी कानून अफराद से हासिल होता है, लेकिन अच्छाई और बुराई का तयन खुदा करता है। Evil resulted from non-adaptation to external conditions, which would diminish in a society which is perfectly evolved. बुराई इस वजह से होती है कि लोग अपने इर्द गिर्द के हालात के मुताबिक ढल नहीं पाते, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी में जो पूरी तरह तरक्की याफ्ता हो, ये मसला कम हो जाता है। We can characterize Spencerian politics as libertarian because he was against state intervention in daily life matters, especially economic matters. हम स्पेंसर की सियासत को आज़ाद ख्याल करार दे सकते हैं क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में रियासती मदाखलत के ख़िलाफ़ था, ख़ास तौर पर माशी मामलात में। He also disapproved state-centered charity, education and other services such as garbage removal. उसने रियासत पर मबनी खैरात, तालीम और दूसरी सर्विसेज जैसे कि कूड़ा हटाने को भी नापसंद किया। Private philanthropy was also rejected by him because he was the advocate of survival of the fittest. प्राइवेट फिलैंथ्रोपी मतलब इंसानी हमदर्दी को भी उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सिर्फ काबिल लोगों के बाकी रहने का हिमायती था। According to him, charity, whether from state or private hands, facilitated unhealthy and non-productive members in society. उसके मुताबिक खैरात चाहे स्टेट या प्राइवेट हाथों से हो, सोसाइटी में अनहेल्दी और नॉन प्रोडक्टिव मेंबर्स को आसानी फराहम करती है। यहाँ तक हमने जाना हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जो कि डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी से मुतासर था और उसने सोसाइटी पे इसी थ्योरी को अप्लाई किया। उसके मुताबिक सोसाइटी में कम काबिल लोगों की कोई जगह नहीं और सिर्फ काबिल और ज़हीन लोगों को सर्वाइव करना चाहिए। इस नज़रिए को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। उसके मुताबिक सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह ख़ुद को इवॉल्व करती है। टॉपिक 5, Capitalism and Karl Marx, 1818 to 1883. He was a German political philosopher and economist born in 1818 in Prussia. कार्ल मार्क्स एक जर्मन सियासी फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट था जो 1818 में प्रूशिया में पैदा हुआ। The year 1848 was the year of revolutions in Europe as workers and ordinary people revolted against the ruling monarchies in Germany, Italy, Austria, Hungary and France. 1848 का साल यूरोप में रेवोल्यूशन या इनकलाबात का साल कहलाया क्योंकि मजदूर और आम लोग जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और फ्रांस में हुक्मरान बादशाहों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। Marx himself had participated in the German revolutionary movement, and the same year he and Friedrich Engels published their famous treatise, The Communist Manifesto.
मार्क्स ने खुद भी जर्मन इनकलाबी तहरीक में हिस्सा लिया और उसी साल उसने और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी मशहूर किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो शाया की। Marx was expelled from Germany and subsequently too from France because of his revolutionary views and he died in 1883. मार्क्स को उसके इनकलाबी नज़रियात की वजह से जर्मनी से निकाल दिया गया और बाद में उसे फ्रांस से भी बेदखल कर दिया गया। वो 1883 में वफात पा गया। वेज लेबर। वेज वर्कर्स थिंक दे आर फ्री। मजदूर सोचते हैं कि वो आज़ाद हैं। दे मे थिंक ऑफ themselves एज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिसेंट लिविंग। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। But in essence, as we recall, their labor power is a commodity bought and sold on the market for others' profit accumulation. लेकिन असल में जैसा कि हम याद करते हैं, उनका लेबर पावर एक ऐसी शय है जो बाज़ार में ख़रीदा और बेचा जाता है दूसरों के फ़ायदे के लिए। Alienation. The division of labor may seem necessary to distributing responsibility and expertise for the many complex jobs that need to be done in society and ensuring that labor is used efficiently to produce the vast numbers of commodities that are needed to meet consumer demand. लेबर की तकसीम ज़रूरी मालूम होती है ज़िम्मेदारी और महारत को बांटने के लिए और उन मुश्किल कामों के लिए जो सोसाइटी में करने की ज़रूरत है, और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि कंज्यूमर मतलब सार्फिन को दरकार चीज़ों को बड़ी तादाद में पैदा करने के लिए लेबर को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बट मार्क्स wants us to see it differently, to see it as dehumanizing of the individual and of society. लेकिन मार्क्स चाहते हैं कि हम इसे मुखालिफ नज़रिए से देखें, इसे इंसान और सोसाइटी के लिए इंसानियत ख़त्म करने के तौर पर देखें। Marx argues that the commodification of labor power such that workers are reduced to commodities with exchange and use value produces alienation or alienated labor. मार्क्स कहते हैं कि जब लेबर पावर को माल बनाया जाता है जैसे कि वर्कर्स को कमोडिटीज़ मतलब मराद से महरूम कर दिया जाता है तबादले और इस्तेमाल की कदर के साथ, तो इससे एलिनेशन मतलब बेगानगी या एलिनेटेड लेबर पैदा होती है। Alienated labor is the result of the economic and social organization of capitalism's production objectives, for example profit, and processes such as the division of labor. एलिनेटेड लेबर नतीजा है कैपिटलिज्म मतलब सरमायादारी के इकोनॉमिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, कैपिटलिज्म के प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स मतलब पैदावारी मकासद का, जैसा कि प्रॉफिट और लेबर की तकसीम। कैपिटलिज्म एज स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी। Capitalism is a mode of production based on unequal private ownership of the means of production. In contrast, for example, to state ownership in social societies, for example, North Korea. कैपिटलिज्म एक पैदावारी ज़रिया है जो गैर मसावी निजी मलकियत पर मबनी है। इसके मुकाबले में मिसाल के तौर पर सोशलिस्ट माशरे में ये रियासत की मलकियत होती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में। तो यहाँ बेसिकली हमें डिफरेंस बताया गया है कि कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप पर मबनी एक निज़ाम है और उसके बरक्स सोशलिज्म स्टेट ओनरशिप को डिफ़ाइन करता है। अंडर कैपिटलिज्म minority of capitalists, the bourgeois, who own and monopolize the means of production, for example, property, land, oil wells, railroads, factories, corporations, accumulate profit based on the labor of employees. कैपिटलिज्म के निज़ाम में सरमायादारों की एक छोटी सी तादाद होती है जो बर्गुइस कहलाती है, जो प्रोडक्शन या ज़राए पैदावार के मालिक होते हैं और उस पर मोनोपोली या इजारादारी रखते हैं, जैसा कि ज़मीन, तेल के कुएं, रेल रोड्स, फैक्ट्रीज और कॉरपोरेशंस, और एम्प्लॉयज़ की मेहनत से मुनाफा कमाते हैं। द वेज वर्कर्स, द प्रोलेटेरिएट, who must work hard to meet production demands in factories, farms, mines, corporate offices, and hotels,
and who through their work convert raw materials into commodities, including services and information that are sold by the capitalists for profit. मजदूर जो पोलिट्रेट कहलाते हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज, फार्म्स, माइंस, कॉरपोरेट ऑफिसेज और होटल्स में प्रोडक्शन डिमांड यानी पैदावारी तकाज़ों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं और अपने काम के ज़रिए रॉ मटेरियल्स यानी ख़ाम माल को मराहत में तब्दील करते हैं, जिसमें सर्विसेज और इंफॉर्मेशन भी शामिल है, और ये माल कैपिटलिस्ट के ज़रिए बेचा जाता है ताकि मुनाफा कमाया जा सके. In turn, capitalists use this profit to expand their ownership of private property, while the property-less workers like hotel housekeepers continue to toil for minimum wages, thus maintaining, as Marx argued, the ever-growing economic and social gap between capitalists and workers. बदले में कैपिटलिस्ट इस मुनाफे को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ाती जायदाद बढ़ाने के लिए, जबकि गरीब मजदूर जैसे कि होटल के हाउसकीपर्स कम वेजेस पर मेहनत करते हैं. इस तरह मार्क्स के कहने के मुताबिक कैपिटलिस्ट और मजदूर के दरमियान बढ़ता हुआ इकोनॉमिक और सोशल फ़र्क कायम रहता है. डायलेक्टल मटेरियलिज्म. Marx believes that history does not progress smoothly. मार्क्स का मानना है कि तारीख़ आसानी से आगे नहीं बढ़ती. Each historical economic epoch, for example slave society, feudalism, capitalism, is featured as tensions or contradictions. हर तारीख़ी माशी दौर जैसे कि ग़ुलामी का निज़ाम, फ्यूडलिज़म मतलब जागीरदारी निज़ाम, कैपिटलिज़म मतलब सरमायादारी निज़ाम में टेंशन्स या कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब तज़ाद होती हैं. Change emerges only when these contradictions and the social forces and relations which produce these contradictions are exposed and ruptured through social revolution. Revolution is the driving force of history. तब्दीली सिर्फ उस वक्त उभरती है जब ये कॉन्ट्रडिक्शंस और वो सोशल फोर्सेस और रिलेशंस जो इन कॉन्ट्रडिक्शंस को दोबारा पैदा करते हैं बेनकाब हो जाते हैं और सोशल रेवोल्यूशन के ज़रिए टूट जाते हैं. इनकलाब तारीख़ की ड्राइविंग फोर्स मतलब मुतहर्रिक क़ुव्वत है. Marx's view of history emphasizes that the human created economic conditions in place at a given historical moment give rise to particular economic and social practices. These practices motivate particular groups to challenge the unequal condition of their existence, and this opens the way for the emergence of new material, economic condition and social relations. तारीख़ के बारे में मार्क्स का नज़रिया इस बात पर जोर देता है कि किसी तारीख़ी लम्हे में जगह जगह इंसान के बनाए हुए माशी हालात बढ़ावा देते हैं ख़ास इकनॉमिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस या तरीक़ों को. ये रवैये मखसूस ग्रुप्स को अपने वजूद के गैर मसावी हालात को चैलेंज करने पर मजबूर करते हैं और इससे नए मटीरियल, माशी हालात और सोशल रिलेशंस को रास्ता मिलता है. और इससे नए मटीरियल, माशी हालात और सोशल रिलेशंस का रास्ता खुलता है. दिस हिस्टोरिकल प्रोसेस फॉर मार्क्स इज़ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. ये तारीख़ी अमल मार्क्स के लिए डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है. The word dialectic derives from the Greek word dialogen, meaning to argue, and was used by philosophers from Plato down to Hegel to draw out the contradictions in the logic used in intellectual ideas. This method typically follows not a linear but a pendulum-like thesis, antithesis, synthesis form. लफ्ज़ dialectic ग्रीक वर्ड dialogen से लिया गया है, जिसका मतलब है to argue मतलब बहस करना, और इसे प्लाटो से लेकर हैगल तक के फ़िलासफ़र्स ने इस्तेमाल किया ताकि कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने लाया जा सके उस लॉजिक में जो इस्तेमाल की जाती है इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ मतलब फ़िक्री नज़रियात. ये तरीका आमतौर पर लीनियर नहीं होता बल्कि एक पेंडुलम की तरह थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस फॉर्म में फॉलो करता है. मार्क्स, given his focus on what he considered real history, for example the history not of ideas but of the production of material life itself, मार्क्स ने अपनी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ की जिसे वो हकीकी तारीख़ समझते हैं
यानी तारीख़ी नज़रियात की नहीं बल्कि ख़ुद मटीरियल लाइफ की पैदावार है। Marx's vision of communism. In Marx's revolutionary view, communism is the type of society that would emerge following the overthrow of capitalism. मार्क्स के एवोल्यूशन नज़रिए के मुताबिक कम्युनिज़म ऐसी सोसाइटी है जो कैपिटलिज्म के ख़त्म होने के बाद सामने आएगी। It would be a society features as the abolition of private property, profit, the division of labor and social classes. ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी, मुनाफा, लेबर की तकसीम और सोशल क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। The logic of material production in communist society would require each person to contribute their labor to the everyday material and social good of the community on the basis of their diverse and multifaceted abilities to build cabins, grow tomatoes, cook, sew, sing. कम्युनिस्ट सोसाइटी में मटेरियल प्रोडक्शन की लॉजिक ये है कि उसमें हर फर्द का अपनी सलाहियतों के मुताबिक हिस्सा हो रोज़मर्रा के सामान और समाजी भलाई के कामों में, जैसे कि केबिन्स बनाना, टोमेटोज़ उगाना, खाना पकाना, कपड़े सीना, गाना गाना। In a communist society, for example, a society in which private property, profit, and inequality would be eliminated and thus no one class, for example, slave owners, feudal lords, capitalists, would control the means of productions, slaves, land, capital. There would be no more tensions and contradictions to resolve. एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ ज़ाती जायदाद, मुनाफा और इनइक्वालिटी यानी गैर मसावत ख़त्म कर दी जाएगी और इस तरह से कोई एक क्लास जैसे कि ग़ुलाम मालिकान, जागीरदार, सरमायादार प्रोडक्शन के ज़राए यानी ग़ुलाम ज़मीन सरमाए पर कंट्रोल नहीं करेगी, कोई टेंशन्स और कॉन्ट्रडिक्शंस बाकी नहीं रहेगी। Hence the dialectic of history, dialectical materialism would come to a stop. इससे तारीख का dialectical materialism रुक जाएगा। Marx's vision of communism, therefore, would entail the emancipation not only of the working class but of all people. It would represent universal human emancipation. मार्क्स का कम्युनिज़म का नज़रिया सिर्फ वर्किंग क्लास की आज़ादी नहीं बल्कि सब लोगों की आज़ादी को शामिल करेगा। ये यूनिवर्सल इंसानी आज़ादी की नुमाइंदगी करेगा। Alright, let's move on to topic 6, empiricism and Emile Durkheim, 1858 to 1917. Emile Durkheim was born in April 1858 into a middle-class Orthodox Jewish family in France. अमील डुरखाइम अप्रैल 1858 में फ्रांस में एक मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स यहूदी ख़ानदान में पैदा हुए। लिविंग थ्रू अ पीरियड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपहेवल, unsurprisingly like Marx, the center of his focus was social change and industrial society. वो एक ऐसे दौर से गुजरे जिसमें समाजी, इक्तिसादी और सियासी हलचल थी, इसलिए मार्क्स की तरह उनका मरकज़ी ध्यान सोशल चेंज मतलब समाजी तब्दीली और इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर था। बट अनलाइक मार्क्स who focused on the structural contradictions in capitalism, for example class inequality, the question of social order preoccupied Durkheim. लेकिन मार्क्स के बरक्स जो कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस जैसे कि क्लास इनइक्वालिटी पर फोकस करते थे, दुर्खाइम ज़्यादा सोशल ऑर्डर के सवाल में दिलचस्पी रखते थे। लाइक सेंट सिमोन, कॉम्टे एंड रोसू, he was interested to unearth how social order can be achieved and maintained while social progress is ongoing. सेंट साइमन, कॉम्टे और रोसू की तरह उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि कैसे सोशल ऑर्डर को हासिल और बरकरार रखा जा सकता है जबकि सोशल प्रोग्रेस या समाजी तरक्की चलती रहती है। सोशल स्ट्रक्चर्स. Durkheim conceptualized society as a complex system whose component parts or structures, for example, economic activity, law, science, family structure, religion, etc., are all interrelated, but whose independent functioning allows smooth functioning of whole society. Because of this, his sociology is often called functionalism or structural functionalism.
दुर्खाइम ने सोसाइटी को एक कम्प्लेक्स सिस्टम यानी पेचीदा निज़ाम के तौर पर तस्वुर किया जिसमें मुख्तलिफ हिस्से या स्ट्रक्चर्स मसलन इकनॉमिक एक्टिविटी यानी इक़्तिसादी सरगर्मी, लॉ, साइंस, फैमिली स्ट्रक्चर यानी ख़ानदानी ढांचा, रिलीजन वगैरह आपस में मुतल्लिक हैं। लेकिन उसका आज़ादाना तौर पर काम करना पूरी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग को मुमकिन बनाता है। इसी वजह से उनकी सोशियोलॉजी को अक्सर फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाता है। साइंटिफिक सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। Durkheim has a long-lasting impact on the everyday practice of sociology. This is particularly true of American sociology, although many sociologists today might not acknowledge any debt to Durkheim. The dominant way sociologists go about studying the world owes much to his methodological approach. दुर्खाइम का सोशियोलॉजी की रोज़मर्रा के अमल पर एक देरपा असर है। ये ख़ास तौर पर अमेरिकन सोशियोलॉजी के लिए सच है। हालांकि आजकल बहुत से सोशियोलॉजिस्ट दुर्खाइम का सोशियोलॉजी में कोई रोल तस्लीम नहीं करते, लेकिन जो तरीका वो दुनिया का मुतालिया करते वक्त इस्तेमाल करते थे उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ लेकिन जो तरीका वो दुनिया का मुतालिया करते वक्त इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ अमेल के मेथोडोलॉजिकल अप्रोच से है। He outlined a scientific sociological methodology in the Rules of Sociological Method, was published in 1895. उसने अपनी किताब द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में 1895 में पहली दफ़ा एक साइंटिफिक सोशियोलॉजिकल मेथोडोलॉजी यानी एक साइंसी समाजी तरीक़ेकार को आउटलाइन किया। And in a pioneering study of suicide rates in 19th century Europe, published in Suicide 1897, demonstrated the scientific method that has inspired what sociologists do in carrying out quantitative research. और 19वीं सदी के यूरोप में सुसाइड रेट्स मतलब ख़ुदकुशी की शरह के एक अहम मुताले में सुसाइड नाम की बुक में जो 1897 में पब्लिश हुई, इस साइंसी तरीक़ेकार का मुज़ाहिरा किया जो मुतासिर करता है सोशियोलॉजिस्ट को क्वांटिटेटिव रिसर्च करने में मतलब मिक़दारी तहकीक करने में। This includes the definition and measurement of social variables and the statistical study of the relations between independent and dependent variables. इसमें सोशल वेरिएबल्स यानी तग़य्युरात की डेफिनेशन और मेजरमेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक़ का स्टेटिस्टिकल मुतालिया शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल वेरिएबल्स की। सोशल वेरिएबल सोसाइटी का एक ऐसा अंसर है जो तब्दील होता है और उसे मेजर किया जा सकता है, जैसा कि पॉपुलेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम एक्सपेरिमेंट के दौरान ख़ुद चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल उन्हें कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हुए चेंज हो जाते हैं। मसलन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पढ़ाई में लगाए गए वक्त के एग्ज़ाम के नंबर्स पर क्या असर होता है, तो लगाया गया वक्त एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एग्ज़ाम के नंबर्स डिपेंडेंट वेरिएबल। Durkheim gave the concept of social facts, which refers to all those external and collective ways in which society shapes, structures and constrains behavior of its members. Durkheim ने social facts यानी समाजी हक़ाइक़ का कॉन्सेप्ट दिया जो सोसाइटी के उन तमाम एक्सटर्नल मतलब बैरूनी और कलेक्टिव मतलब इज्तमाही तरीक़ों की तरफ इशारा करता है जिनके ज़रिए सोसाइटी अपने मेंबर्स के बिहेवियर यानी रवैये को तश्कील देती है, स्ट्रक्चर बनाती है और कंस्ट्रेन यानी महदूद करती है। अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक रूल इज़ टू कंसिडर सोशल फैक्ट्स as things that objectively exist in society and which can objectively be studied. दुर्खाइम के मुताबिक पहला और सबसे बुनियादी कानून ये है कि सोशल फैक्ट्स को चीज़ों की तरह समझा जाए, ऐसी चीज़ें जो ऑब्जेक्टिवली यानी मरूज़ी तौर पर सोसाइटी में मौजूद हैं और जिन्हें ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जा सकता है। सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स दैट ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ अस and which can be objectively measured using various indicators. सोशल फैक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बाहर ऑब्जेक्टिवली मौजूद हैं और जिन्हें मुख्तलिफ इशारों के इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सकता है।
We can study social phenomena irrespective of our own views of or feeling toward the phenomena. हम सोशल फिनोमेना का मुतालिया अपने व्यूज़ या जज्बात के बावजूद कर सकते हैं. कंसिडर रिलीजन, मज़हब का सोचो. रिलीजन कंसर्न्स अ लॉट ऑफ अननोन्स. मज़हब बहुत से अननोन्स यानी नामालूम चीज़ों का ताल्लुक़ रखता है. डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा मौजूद है? बेशक. डज गॉड आंसर प्रेयर्स? क्या खुदा दुआएं कबूल करता है? बेशक. इज़ देयर एन आफ्टर लाइफ? क्या आखिरत है? बेशक. These are questions that no researcher and not even the most devout faith believer can verify empirically. ये ऐसे सवालात हैं जो कोई रिसर्चर हत्ता के सबसे मजबूत ईमान रखने वाला शख्स भी एम्पिरिकली यानी तजर्बाती तौर पर वेरीफाई नहीं कर सकता. However, many sociologists following Durkheim study religion as a social fact, as an objective thing in society using indicators of its thingness, such as how often individuals attend church. लेकिन बहुत से सोशियोलॉजिस्ट जो दुर्खाइम को फॉलो करते हैं मज़हब का मुतालिया एक सोशल फैक्ट के तौर पर करते हैं जो सोसाइटी में एक ऑब्जेक्टिव चीज़ के तौर पर मौजूद है, उसकी चीज़ के इशारे का इस्तेमाल करते हुए. मसलन कितनी बार अफराद चर्च जाते हैं. These sociologists then investigate how frequency of church attendance constrains and is constrained by other forms of social behavior such as volunteering in the community, alcohol consumption and voting. ये सोशियोलॉजिस्ट फिर ये मुतालिया करते हैं कि लोगों के चर्च जाने की तादाद कितनी महदूद और ये कैसे महदूद हो जाती है दूसरे सोशल बिहेवियर्स की वजह से, जैसे कि कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग यानी रज़ाकाराना खिदमात, अल्कोहल कंजम्पशन मतलब शराब पीना और वोटिंग. Social facts should not be equated with statistical facts such as the percentages of girls and boys who go to college or the divorce or birth rates. सोशल फैक्ट्स को स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स के साथ मुसावी नहीं समझना चाहिए, जैसा कि लड़कियों और लड़कों के कॉलेज जाने की परसेंटेज या तलाक या पैदाइश की शरह. So all these facts too are social facts because they shape social behavior. हालांकि ये तमाम फैक्ट्स भी सोशल फैक्ट्स हैं क्योंकि ये सोशल बिहेवियर को शेप करते हैं. They structure social policies, cultural expectations and individuals' decisions about various things. ये सोशल पॉलिसीज़, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस यानी सकाफ़ती तवक्कुआत और अफराद के मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इनफरादी फ़ैसले को तश्कील देते हैं. बट सोशल फैक्ट्स इनकम्पास मच मोर दैन स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स. लेकिन सोशल फैक्ट्स स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स से कहीं ज़्यादा हैं. दे इंक्लूड ऑल द वेज इन विच सोशल स्ट्रक्चर्स and social norms and collective expectations constrain social behavior. ये उन तमाम तरीक़ों को शामिल करते हैं जिसमें सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल नॉर्म्स मतलब समाजी उसूल और कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस महदूद करते हैं सोशल बिहेवियर को. नेचर ऑफ सोसाइटी. For Durkheim, society is not simply a collection of individuals but is a collectivity with own characteristics and features. दुर्खाइम के लिए सोसाइटी सिर्फ अफराद का मजमुआ नहीं बल्कि अपनी ख़ुद की खसूसियत और खसूसियात के साथ एक कलेक्टिविटी या इज्तमाइयत है. Society is beyond the sum of the individuals that comprise it. It includes social relationships, for example, family, friends, community, social patterns, for example, demographic trends, and forms of social organization, for example, occupational divisions, bureaucracy, marriage, church, and these collective forces independently regulate individual and group behavior. सोसाइटी अफराद के मजमूए से बढ़कर है जो इस पर मुश्तमिल हैं. इसमें सोशल रिलेशनशिप मसलन फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, सोशल पैटर्न्स मसलन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, आबादी की खसूसियत में तब्दीली को कहा जाता है.
और सोशल तंजीम की शक्लें मसलन ऑक्यूपेशनल डिवीज़न यानी पेशा वाराना तकसीम, ब्यूरोक्रेसी, मैरिज, चर्च शामिल हैं। Although marriage, for instance, is contracted by two individuals, marriage as a social fact predates and outlives the lifetime of any couple. हालांकि मैरिज मिसाल के तौर पर दो अफराद के दरमियान होती है, लेकिन मैरिज एक सोशल फैक्ट के तौर पर किसी भी कपल की ज़िंदगी से पहले भी मौजूद थी और बाद में भी रहेगी। And the propensity of individuals to marry is itself constrained not alone by romantic attraction, itself a social fact, but by many other facts, including, for example, the state of the economy, church expectation and probations, divorce legislation, and cultural expectations, for example, of age, of marriage cohabitation, etc. और अफराद की शादी करने के रुझानात सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन, जो ख़ुद एक सोशल फैक्ट है, उस तक महदूद नहीं होते, बल्कि बहुत से दूसरे सोशल फैक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। मसलन इकॉनमी या मईशत का हाल, चर्च की एक्सपेक्टेशंस और प्रोबेशंस मतलब जिन चीज़ों से रोका जाए, डिवोर्स लेगिस्लेशन मतलब तलाक़ के कानून, और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस मसलन शादी कोहबिशन मतलब हम आहंगी की एज के हवाले से। Thus, Durkheim argues society has its own reality, what he calls a sui generis reality. That is a collective reality that exerts its own force independent of individuals. इस तरह दुर्खाइम कहते हैं सोसाइटी की अपनी हकीकत है जिसे वो सुई जेनेरस हकीकत कहते हैं, यानी एक इज्तमाही हकीकत जो कि अफराद से आज़ाद अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। Society, therefore, through its various social structures and everyday customs and norms, constrains how we think, feel, and act. सोसाइटी इसलिए अपनी मुख्तलिफ सोशल स्ट्रक्चर्स और रोज़मर्रा के कस्टम्स मतलब रस्म व रिवाज और नॉर्म्स यानी उसूलों के ज़रिए हमारे सोचने, महसूस करने और अमल करने के तरीके को महदूद करती है। The external constraints exist outside of the self. They have an independent existence in society and cannot be willed out of existence by the individual. ये बैरूनी रुकावटें ख़ुद के बाहर मौजूद हैं, इनका सोसाइटी में एक आज़ाद वजूद होता है और इन्हें कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर सकता। Data centered sociology, empirical sociology. Durkheim asserts that to treat phenomena as things is to treat them as data, and this constitutes the starting point for science. दुर्खाइम ये दावा करते हैं कि फ़िनोमेना को चीज़ों की तरह ट्रीट करना उन्हें डेटा की तरह ट्रीट करना है, और ये साइंस के लिए आगाज़ का नुक्ता है। In this scientific process, the whole of social reality is open to empirical investigation, wherein the conventional character of a practice or an institution should never be assumed in advance. इस साइंसी अमल में पूरी समाजी हकीकत एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन यानी तजर्बाती तहकीकात के लिए खुली होती है, जहाँ किसी भी प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन के कन्वेंशनल कैरेक्टर यानी रिवायती किरदार को पहले से अज्यूम यानी फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए। Therefore, although we study things that may seem obvious or that we think we already know, such as friendship, crime, families, by studying these social phenomena scientifically, using data and making inferences based on data, we will likely discover or clarify characteristics about the phenomena. इसलिए हालांकि हम ऐसी चीज़ों का मुतालिया करते हैं जो ज़ाहिर लगती हैं या जो हम समझते हैं कि हम पहले से जानते हैं, मसलन दोस्ती, जुर्म, ख़ानदान, इन सोशल फिनोमेना के साइंटिफिक तौर पर मुतालिया करने से डाटा का इस्तेमाल करते हुए और डाटा की बुनियाद पर इन्फेरेंसेस यानी क़यास आराई बनाते हुए हम मुमकिन है कि इस फिनोमेना की खुसूसियत को दरियाफ़्त या वज़ा करें। He demonstrated this by carrying out an empirical study, Suicide 1897, where he addressed suicide rates in 19th century Europe.
उन्होंने इसकी वजाहत की एक एम्पिरिकल स्टडी में जो कि उनकी किताब सुसाइड है, जिसमें उन्होंने 19वीं सदी के यूरोप में खुदकुशी की शरह को एड्रेस या वज़ा किया। यूजिंग सुसाइड एज द डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल, he examines how social integration or regulation varies by several independent predictor variables to increase the likelihood of suicide. सुसाइड को डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने देखा कि कैसे सोशल इंटीग्रेशन या रेगुलेशन के मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल्स से सुसाइड के इम्कानात में इजाफा होता है। सुसाइड ए सोशल फैक्ट। Although suicide is an individual act, it is also a social phenomena. हालांकि सुसाइड एक इनफरादी अमल है, लेकिन ये एक सोशल फिनोमेना भी है। And although we might think of suicide as a social problem, it is normal in the Durkheimian's sense because every society has a certain level of suicide. और हालांकि हम सुसाइड को एक सोशल प्रॉब्लम के तौर पर समझ सकते हैं, ये दुर्खेम की नज़र में नॉर्मल है क्योंकि हर सोसाइटी में सुसाइड एक ख़ास सतह पर मौजूद होती है। Already in the early 19th century, Harriet Martineau had defined suicide as the voluntary surrender of life from any cause, and as Durkheim would too. The voluntary surrender of life from any cause. She recognized it as a normal social fact and one indicative of varying levels of social regulation and integration. और दुर्खाइम की तरह उन्होंने इसे एक नॉर्मल सोशल फैक्ट के तौर पर तस्लीम किया और ये सोशल रेगुलेशन और इंटीग्रेशन की मुख्तलिफ सतहों का एक इशारा है। From a sociological perspective, therefore, notwithstanding the unique personal circumstances in which individuals commit suicide, suicide can and should, according to Durkheim, be studied in terms of its antecedent social context, specifically its relation to social integration. इसलिए एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उन मुनफरिद ज़ाती हालात के बावजूद जिनमें अफराद ख़ुदकुशी करते हैं, दुर्खाइम के मुताबिक ज़रूरी है कि ख़ुदकुशी को इसके पहले वाले सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से स्टडी किया जाए, ख़ासकर इसका सोशल इंटीग्रेशन से ताल्लुक़ के हवाले से। From the analysis of suicide rates in Western Europe, Durkheim concluded that suicide varies inversely with the degree of integration of the social groups of which the individual forms a part. वेस्टर्न यूरोप में सुसाइड रेट्स के एनालिसिस से दुर्खाइम ने ये नतीजा निकाला कि सुसाइड की शरह उन सोशल ग्रुप्स में जिससे फ़र्द जुड़ते हैं कम होती है जहां इंटीग्रेशन का तनासुब ज़्यादा होता है। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब है कि माशरे में नए आने वाले अफराद का घुल मिल जाना। Social groups and the extent to which those groups are tightly integrated exert a constraining influence on the individual. सोशल ग्रुप्स और जिस हद तक वो ग्रुप्स आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं फ़र्द पर एक महदूद असर डालते हैं। He distinguished between 4 types of suicide. उन्होंने ख़ुदकुशी की 4 किस्में बताई हैं। Altruistic suicide. Dillon notes that the type of suicide which occurs due to excessive integration of individual with his social group is known as altruistic suicide. डिलन नोट करता है कि ये ख़ुदकुशी की वो किस्म है जहाँ शख्स अपने सोशल ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड या जुड़ा हुआ होता है। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परहेज़गारी ख़ुदकुशी कहलाती है। In these circumstances of high social integration, individuals are so closely oriented to fulfilling the expectations of the community or group that suicide becomes the obligatory, honorable option when they fail to meet those expectations. इन सर्कमस्टेंसेस में जहाँ सोशल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, अफराद इतने करीब से कम्युनिटी या ग्रुप की तवक्कुआत को पूरा करने पर मबनी होते हैं कि जब वो इन तवक्कुआत को पूरा नहीं कर पाते तो ख़ुदकुशी एक लाजमी इज़्ज़तदार ऑप्शन बच जाता है। Egoistic suicide. अनापरस्त. Egoistic, as the label suggests, refers to suicide under social conditions in which individuals are excessively self-oriented.
and hence only very loosely bound to other individuals and social groups. अनापरस्त जैसा कि लेबल से ज़ाहिर होता है, इगोइस्टिक सोसाइट उन सोशल हालात में होती है जहां अफराद बहुत ज़्यादा खुद पर मबनी होते हैं और इस वजह से दूसरे अफराद और सोशल ग्रुप से सिर्फ ढीले बंधे होते हैं. इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म इज़ हाईली वैल्यूड. मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म की बहुत कदर की जाती है. The advanced division of labor associated with industrialization requires, as Durkheim emphasized, individual specialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन या सनतकारी के साथ वाबस्ता लेबर की आला दर्जे की तकसीम, जैसा कि दुर्खाइम ने जोर दिया, इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन यानी इनफरादी महारत की ज़रूरत है. कलेक्टिव कॉन्साइंस does not reign in the individual's egoistic appetites and indeed celebrates individual freedom and ambition. कलेक्टिव कंसाइंस यानी इज्तमाही ज़मीर फ़र्द की ईगोइस्टिक एपेटाइट्स यानी अनापरस भूख को कंट्रोल नहीं करती और असल में इनफरादी आज़ादी और एम्बिशन यानी उमंग को सेलिब्रेट करती है. It is not so surprising then that some individuals become so self-oriented they have fewer outlets and opportunities for social relations, family, friends, community. ये फिर इतना हैरान कुन नहीं है कि कुछ अफराद इतने खुद परस्त हो जाते हैं कि उनके पास सोशल रिलेशंस, फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी बहुत कम तादाद में होते हैं. एनोमिक सोसाइटी. एनोमी is a French word meaning the absence of norms or of established standards. एनोमी एक फ्रेंच लफ्ज़ है जिसका मतलब नॉर्म्स यानी उसूलों या established standards यानी कायम करदा मेयार का गायब होना है. It refers to circumstances when the normal patterns of social life are suddenly uprooted. ये उन हालात का हवाला देता है जब सोशल लाइफ के नॉर्मल पैटर्न्स अचानक से उखड़ जाते हैं. In contemporary times, many people live in communities that are aptly characterized as places without roots. आज के दौर में बहुत से लोग ऐसी कम्युनिटीज़ में रहते हैं जो मुनासिब तौर पर places without roots कहलाती हैं. Places that attract transients, people on the move for various economic and personal reasons. ये ऐसे मकामात हैं जो आर्जी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, मसलन वो लोग जो मुख्तलिफ इकनॉमिक और पर्सनल वजहों से मूव कर रहे हैं. And as such, it is difficult for these communities to provide a socially integrating anchor for individuals and families. इसलिए इन कम्युनिटीज़ के लिए मुश्किल होता है ऐसे अफराद और फैमिलीज़ के लिए एक सोशली इंटीग्रेटिंग एंकर फराहम करना. इन दीज एनोमिक प्लेसेस we would expect suicide rates to be high. ऐसे एनोमिक मकामात में हम सुसाइड रेट्स के ज़्यादा होने की तवक्को कर सकते हैं. सोशल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडारिटी. मैकेनिकल सॉलिडारिटी. सॉलिडारिटी मतलब यकजहती. The structural and cultural sameness that characterizes the beliefs and social relationships in traditional societies produces what Durkheim calls mechanical solidarity. वो structural और cultural sameness यानी एक जैसा होना जो रिवायती माशरों में अकायद और social relationships को नुमाया करती हैं उसे दुर्खाइम mechanical solidarity कहते हैं. The creation and maintenance of social ties are mechanical. For example, they are built into the very structure of the community. Social ties यानी समाजी ताल्लुक़ की तख्लीक और उनका कायम रहना मैकेनिकल होता है, यानी ये कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में ही शामिल होता है. When people in a community have relatively similar occupations, family histories, experiences and beliefs and overlapping social relationships, these similarities make it relatively easy to produce social cohesion. जब किसी कम्युनिटी के लोग निस्बतन एक जैसे पेशे, ख़ानदान, तारीख़, तजर्बात और अकायद रखते हैं तो ये सिमिलैरिटीज़ निस्बतन आसान कर देती हैं सोशल कोहेशन को, मतलब समाजी हम आहंगी को. Vacherie, Louisiana, the most rooted town in the most rooted state in America, is a good illustration of the mechanical solidarity
that Durkheim attributes to traditional communities. वैकरी लुजियाना, जो एक अमेरिका में सबसे रूटेड स्टेट का एक सबसे रूटेड टाउन है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी की एक अच्छी मिसाल है जो डुरखाइम ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के लिए बताते हैं। इसकी मिसाल आप पाकिस्तान में देख सकते हैं, जैसे कि कराची के मुकाबले में अगर हम गिलगित को देखें तो वहाँ के लोगों में आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, जबकि कराची के लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। Its tightly bounded and overlapping family and neighborhood relationships, the force of its collective expectations on social habits, for example, Sunday dinner with the extended family, and long established shared occupational histories and layer routines ensure a mechanical maintenance of the community's social ties, order, and cohesion. इसकी मजबूती से बंधी हुई और ओवरलैपिंग फैमिली मतलब ऐसी फैमिली जहाँ बहुत ज़्यादा मिलजुल हो, और नेबरहुड रिलेशनशिप्स सोशल हैबिट्स पर कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस का जोर, मसलन एक्सटेंडेड फैमिली के साथ संडे डिनर, और पुराने वक्त से इस्टेब्लिश्ड शेयर्ड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्रीज यानी कायम मुश्तरका पेशेवराना तारीख़, और लेजर रूटीन्स यानी तफरीही मामूलात, ये सब मिलकर कम्युनिटी के सोशल टाइज, ऑर्डर यानी तरतीब, और कोहेशन यानी हम आहंगी को मैकेनिकल तौर पर कायम रखती हैं। The interdependence that is required by and results from the highly specialized division of labor leads to what Durkheim calls organic solidarity. एक दूसरे पर इन्हिसार जो मेहनत के इंतहाई खुसूसी तकसीम की वजह से दरकार होती है और जो इससे पैदा होती है, उसे दुर्खाइम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहते हैं। This solidarity is like that observed in the higher animals. ये सॉलिडारिटी ऐसी है जो ऊंचे जानवरों में देखी गई है। In fact, each organ has its own special characteristics and autonomy, yet the greater the unity of the organism, the more marked the individualization of the components. Employing this analogy, we propose to call organic the solidarity that results from the division of labor. असल में हर ऑर्गन की अपनी खसूसियत और ऑटोनमी यानी खुद मुख्तारी होती है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की यूनिटी बढ़ती है, वैसे वैसे कंपोनेंट्स यानी अज्जा की इंडिविजुअलाइजेशन यानी इनफरादियत भी ज़्यादा होती है। इस एनोलॉजी यानी मुशाबहत का इस्तेमाल करते हुए हम उस सॉलिडारिटी को ऑर्गेनिक कहने का तजवीज़ देते हैं जो डिवीज़न ऑफ लेबर से निकलती है। कलेक्टिव कंसाइंस मतलब इज्तमाही ज़मीर। This term, translated from the French conscience collective, is used by Durkheim to refer to a society or community's collectively shared feelings, values and ideals. ये इस्तिलाह फ्रेंच लफ्ज़ कंसाइंस कलेक्टिव का तर्जुमा है। दुर्खेम ने उसे यूज़ किया है ताकि एक सोसाइटी का कम्युनिटी के मिलकर शेयर किए गए जज्बात, वैल्यूज़ और आइडियल्स को बयान किया जा सके। The collective conscience exerts a strong authority over the whole community, maintaining social order and cohesiveness by tightly regulating the expectations and behavior of individuals. Collective conscience पूरी कम्युनिटी पर एक मजबूत इख्तियार कायम करती है। सोशल ऑर्डर और कोहेसिवनेस को कायम रखने के लिए अफराद की एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर को सख्ती से रेगुलेट करती है। In Vacre, Louisiana, for example, it would be hard for a moment to defy the expectation of helping to prepare the extended family's Sunday dinner. वेक्री लुजियाना में मसलन ये मुश्किल होगा कि एक औरत एक्सटेंडेड फैमिली के संडे डिनर की तैयारी में मदद करने के एक्सपेक्टेशन को ना माने। In traditional communities, there is little individualism, little personal freedom, and anonymity. The individual rather is absorbed into the collective. ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ मतलब रिवायती कम्युनिटीज़ में पर्सनल फ्रीडम यानी इनफरादी आज़ादी, एनोनिमिटी मतलब गुमनामी, और इंडिविजुअलिज्म यानी इनफरादियत बहुत कम होती है, बल्कि फ़र्द इज्तमाहीत में घुल मिल जाता है। दिस ब्रिंग्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सोशल बिलोंगिंग, but it also means that the individual has little freedoms to stray from the norms and authority of the community. ये एक मजबूत सोशल ताल्लुक़ का एहसास देती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इंडिविजुअल के पास कम्युनिटी के उसूलों और इख्तियारात से भटकने की कम आज़ादी होती है।
Anyone who has grown up in a small town knows this feeling well. It's hard to escape your neighbor's watchful eyes, and particularly as you move through your teenage years looking for excitement, you might find the community's social horizon too limiting, too constraining, and overpowering of your individual desires. जो कोई छोटे शहर में बड़ा हुआ है वो इस एहसास को अच्छी तरह जानता है। आप अपने पड़ोसी की नज़र से मुश्किल से बच पाते हैं, और ख़ासकर जब आप अपनी टीनेज ईयर्स में होते हैं और एक्साइटमेंट ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको कम्युनिटी का सोशल होराइजन बहुत महदूद और आपकी इंडिविजुअल डिज़ायर्स को काबू करने लगता है। रिलीजन एंड साइंस। Durkheim recognized that with the rise of modern society, particularly the increase in individualism required by the specialized division of labor and the expansion of science as the basis of knowledge, the dogmatic hold of traditional religious system would vanish. दुर्खाइम ने ये तस्लीम किया कि मॉडर्न सोसाइटी के उरूज के साथ ख़ासकर इंडिविजुअलिज्म यानी इनफरादियत के इजाफे जो कि स्पेशलाइज्ड डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से दरकार है और साइंस के इल्म की बुनियाद बनने के साथ ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम्स यानी रिवायती मजहबी निज़ाम का डॉगमेटिक यानी कट्टर कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। However, Durkheim also believed that scientific knowledge alone does not suffice to connect people together. लेकिन दुर्खेम का ये भी यकीन था कि सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज लोगों को आपस में जोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। He did not see science and religion in contradiction with one another, but as having functions which are interlinked. उन्होंने साइंस और रिलीजन को एक दूसरे के साथ तजाद में नहीं देखा बल्कि इनकी फंक्शंस को एक दूसरे से मुत्तसिल समझा। Science offers knowledge, but religion and its functional equivalents such as basketball, soccer, etc. provides action, the moral remaking, the social bonding that revolve around its ritual. साइंस इल्म फराहम करती है लेकिन रिलीजन और उसके फंक्शनल इक्विवेलेंट्स जैसे कि बेसबॉल, सोकर वगैरह एक्शन फराहम करती हैं। मॉरल रीमेकिंग यानी अखलाकी इस्लाह वो सोशल बॉन्डिंग जो इसकी रसूमात के इर्द गिर्द घूमती हैं। Thus religion cannot be replaced by science, for if science expresses life, it does not create it. इसलिए रिलीजन को साइंस से रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर साइंस ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है तो ये उसे पैदा नहीं करती। इट डज़ नॉट रिवाइटलाइज सोशल बॉन्ड्स, ये सोशल बॉन्ड्स को फिर से ताज़ा नहीं करती। दस दुर्खाइम आर्ग्यूड religion would maintain itself as an eternal social fact. It would adapt and transform rather than wane. इसलिए दुर्खेम ने दावा किया रिलीजन अपने आप को एक दायमी सोशल फैक्ट के तौर पर कायम रखेगा, ये अडाप्ट और ट्रांसफॉर्म करेगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। As we see today, although traditional religion is a vital source of social integration in many societies and especially in the US, there are also many other sacred things. For example, sports events, knitting groups, book clubs that draw people together and invigorate social cohesion and solidarity. जैसा कि हम आज देखते हैं, हालांकि ट्रेडिशनल रिलीजन बहुत से सोसाइटीज़ में और ख़ासकर यूएस में सोशल इंटीग्रेशन का एक अहम ज़रिया है, लेकिन आज और भी बहुत सी मुक़द्दस चीज़ें हैं, मसलन स्पोर्ट्स इवेंट्स, निटिंग ग्रुप्स, बुक क्लब्स जो लोगों को इकट्ठा करती हैं और सोशल कोहेशन और सॉलिडेरिटी को मज़ीद मजबूत करती हैं। This concludes our first chapter. We would love to hear your thoughts on how we taught. Feel free to leave a comment with any suggestions for improvement. If you enjoyed the lesson, please subscribe to our channel and support us as we continue with the course. Thank you for your time. Allah Hafiz.